यूपीएटी न्यूज, खबर से असर तक। ठीक है ना सर, वाराणसी आगमन का मेन उद्देश्य क्या है? वाराणसी हमारा पड़ोसी ज़िला है। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कर रहा हूँ। मेरी कमिश्नरी है। आप लोग मेरी बात या किसी की भी बात को जन जन तक, दूर दूर तक पहुँचाने वाले लोग हो, तो आज आने का ये मतलब है कि आज आपसे मुखातिब होने की शुरुआत है। आज का आने का मकसद मेरा ये है। और भविष्य में भी वैसा मैंने बताया कि इसी तरह से हर 1.5, 2, 3 महीने पर जब भी सुविधाजनक होगा, आप लोगों के साथ आकर के बैठ कर के और न केवल जौनपुर की बल्कि बनारस की और प्रदेश की भी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। अपना भी कुछ सुझाव देंगे, आप लोगों का भी कुछ सुझाव लेंगे। सर, आप बसपा सांसद हैं। बात की जाए, इस समय महामारी कोरोना चल रही है। कोरोना के इलाज किस तरह से हो पा रहे हैं? सरकार कितनी सार्थक है कोरोना सफल के है ऊपर इसको रोकने में? देखिए, कोरोना तो महामारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और एक निश्चित रूप से प्लान करके हम लोग इस पर विजय पा सकते हैं और विजय पाएंगे। लेकिन अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने एकाएक लॉकडाउन घोषित कर दिया। जो मजदूर, जो आदमी, रिश्तेदार कहीं जहाँ भी दूर तक फंसे थे, वे फंसे की फंसे रह गए। और इतनी बदतर स्थिति हुई, जब वो खाने बगैर मरने लगे तो पैदल ही, चाहे छाले पड़े हों, चाहे भूखे हों, चाहे प्यासे हों, वो अपने घरों की तरह चल पड़े। वो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार का बहुत ही निहायत एक गलत निर्णय था। आप सोचिए कि अगर 5 दिन का या 10 दिन का टाइम अनाउंस करके दे दिया गया होता कि लॉकडाउन 10 दिन बाद लगेगा, जिसको जहां जाना हो वो अपने घर जाए, तो कितने सुरक्षित ढंग से, कितने व्यवस्थित ढंग से हर आदमी देश के किसी भी कोने में है, वो अपने घर पहुंच गया होता। क्या ऐसा कारण था? कोई तो नुकसान नहीं हो रहा था। नोटबंदी की तरह, जैसे एकाएक नोटबंदी की घोषणा कर दी, तो एकाएक लॉकडाउन की घोषणा करना, जनता को जो तकलीफ मिली, जो दुख दर्द मिला और जो कष्ट हुआ, और उस कष्ट से सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बड़ी किरकिरी हुई और बहुत ज़्यादा कई सौ करोड़ों में पैसा भी खर्च हुआ। सब कुछ एक सही निर्णय से बचाया जा सकता था। वो कोरोना को लेकर के जो एकाएक लॉकडाउन किया, वो बहुत ही गलत है। मौजूदा बात की जाए, जौनपुर में भी कोरोना बढ़ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, बनारस में आपके पड़ोसी जनपद। ऐसे में सरकार को अपने संसदीय क्षेत्र से लगायत वाराणसी जो पड़ोसी संतुष्ट है उस व्यवस्था से? देखिए, संतुष्ट तो नहीं है और व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। जो अभी आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि हर जगह इतना राशन पहुंच रहा है, हर जगह ये पहुंच रहा है, वो इतने किलो आटा दे रहे हैं, इतने चावल दे रहे हैं, ये माफ़ करिएगा, हर जगह नहीं पहुंच रहा है। कोरोना मरीजों के इलाज के बारे में बात की जाए, तो इसमें कोरोना मरीजों का इलाज किस नज़रिए से देख रहे हैं? संतुष्ट हैं इलाज? देखिए, इलाज में ये तो मैं कहूँगा कि कोशिश की जा रही है। नए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, नए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन इतनी बढ़ी जा रही है, तो उससे कदम से कदम मिला करके चलना होगा। हालांकि हमारे रिसोर्सेज थोड़ा तंग हैं, आर्थिक रूप से हम थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन कोशिश तो की जा रही है। लेकिन कोशिश अगर उसको एक तारतम्य ढंग से की जाए और सिस्टमेटिक ढंग से की जाए, तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा होगा। और मैं समझता हूँ कि वो जिस ढंग से प्रोग्राम बना के योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, और इसीलिए जनता को कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है।
राम जन्मभूमि जो है उसका शिलान्यास है 5 अगस्त को, भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। कई पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि इस कोरोना काल में भूमि पूजन, आपका क्या नज़रिया है इस भूमि पूजन और राम मंदिर के? देखिए, जब कोरोना चल रहा है और सभी चीज़ें स्टैंड स्टिल हैं, अपनी जगह रुकी हुई हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, डिजिटल एक्टिविटी के माध्यम से हो रहा है, जिसके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े कह लीजिए कि वो हिमायती हैं, तो इसको भी क्यों नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर दिए? ये पहली बात। दूसरी चीज़, टेक्निकल रूप से तो देखो, ये मंदिर बन रहा है और मंदिर पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो मंदिर पे सरकार का पैसा खर्च किया जाए, ये टेक्निकली बहुत गलत है। लेकिन यह है कि हम मेजॉरिटी हिंदू हैं, हम उस ढंग से सोचते नहीं, और जो इस तरह की बात करता है तो उसको राजद्रोही, विद्रोही और क्या क्या कह देते हैं। लेकिन सही बात तो यही है कि मंदिर के नाम पर इतना पैसा खर्च करना, ये जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। जनता को तो केवल वो मंदिर का रोज़ टीवी पर दिखा रहे, ये मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, ठीक है मंदिर बनाइए, लेकिन क्या इतने ही मंदिर बनाने का शौक है तो चंदा करके बनाइए मंदिर। विश्व हिंदू परिषद है, हिंदुओं की और ऑर्गेनाइजेशन है, चंदा करके बनाइए मंदिर, क्या परेशानी? और अगर सेक्युलर हैं आप तो एज ए प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ आ रहे हैं आप पर्सनल कैपेसिटी में आइए। तो बात की जाए संसद की कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की तो यूपी की कुछ बात पूछिए नहीं। कानून व्यवस्था का तो कोई है ही नहीं है यूपी में। ये जब अपोजिशन में रहते थे तो और सरकारों की कानून व्यवस्था को जंगल व्यवस्था करते थे, जंगल राज कहते थे। मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये डिक्शनरी में खोजें कि जंगल राज से बदतर क्या, मतलब क्या, कौन सा राज होगा, वो अपने को खुद संज्ञा देगा, क्योंकि कोई कानून व्यवस्था रह गई है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि व्यवस्था चाक चौबंद है और अपराधी प्रदेश के बाहर भाग या जेल के अंदर है, जेल के अंदर। अब फिर यहाँ मैं बात अपनी दोहराऊंगा। बहन मायावती जी के शासनकाल में जो चोर, बदमाश, गुंडे, डकैत थे, जब उन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया तो खुद छोड़ करके भाग गए यूपी। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मगर छोड़ के भाग जाओ, लेकिन कोई छोड़ के भाग नहीं रहा है। आपने रोज़ तो देखते, एक से एक दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। अभी कानपुर का पुलिसिया, वो जो विकास दुबे का वो कांड देखा, वो बीता भी नहीं था तो वो कौन सा यादव को जो अपहरण कर दिया, उसकी बहन ने अपना सब गहना गुड़िया बेच करके 30 लाख रुपया जुटा के दिया। बदमाश उसको भी लेके चले गए, पुलिस नहीं पकड़ पाई। और उसके बाद पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो गई। वो विक्रम जोशी, उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनकी लड़की एसएसपी गाजियाबाद को कहते रहे, लिखते रहे कि हमारे ऊपर धमकी है, हमको तंग किया जा रहा है, लेकिन एसएसपी गाजियाबाद ने कोई उसकी परवाह नहीं की और वो मार दिया गया पत्रकार बहुत बुरी तरह से। उसी तरह से उसके अगले दिन फिर गाजियाबाद में घटना हुई कि रात को डकैती हुई, वो पुलिस का फ़ोन घर वाले मिला रहे हैं, पुलिस फ़ोन ही नहीं उठाती, रात को क्या दिन को भी नहीं उठाती। सर इसमें और मेरा तो आपके सामने चैनल के माध्यम से यहाँ कहना है कि अगर यूपी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो एक बहुत छोटा सा कदम सबसे पहले कि यूपी की पुलिस अपनी संचार व्यवस्था को मजबूत करे, स्ट्रेंथन करे, दृढ़ करे। क्योंकि जब जिसके ऊपर मुसीबत आएगी, जो हारे गाढ़े में होगा, तो जब पुलिस को याद करेगा, अगर पुलिस
टेलीफोन ही नहीं उठाएगी तो किसके पास जाएगा भाई? आप पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में हैं, यहाँ किस तरह का विकास दिख रहा है, कैसी व्यवस्था है, संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बनारस वाले बताएंगे। मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, और बनारस वाले जैसा मुझसे बात करते हैं वो भी कतई संतुष्ट नहीं है। क्या रोड की हाल ठीक हो गई? क्या बिजली की हाल ठीक हो गई? क्या यहाँ की लोग मालामाल हो गए? क्या यहाँ ब्लैक मार्केटिंग से जो मोदी जी ने पैसा लाया वो यहाँ के लोगों को कुछ बांटा है? क्या दिया है मोदी जी ने? जबकि हम लोगों को भी बहुत उम्मीद थी कि बनारस जैसे इतनी दूर से आ रहे हैं गुजरात से बनारस में चुनाव लड़ने के लिए, तो मोदी जी कुछ बनारस वालों की ज़िंदगी सुधार देंगे। 6 साल हो गया, ऐसा अभी तो देखने को मिला नहीं। विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा रहे हैं, ऐतिहासिक बता रहे हैं। देखिए, यही अभी आपने मंदिर की बात किया, अभी कॉरिडोर बनवा के अभी 6 करोड़ दीपक जला करके वो अपने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे। विकास कब करेंगे? और हम तो कहते हैं ये सब करें, लेकिन ये सरकारी पैसा न बर्बाद करें। इसमें अपने पैसे से करिए ना। 6 करोड़ नहीं, आप 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ जलाइए दीपक। आप जनता का पैसा बर्बाद करके और रिकॉर्ड बना रहे हैं, उनको यही रोज़ दिखा रहे हैं। जनता मरी जा रही है, लेकिन रोज़ टीवी पर मतलब वो अच्छे हेडलाइन दे करके चीन ने कब्जा कर लिया है, कहते हैं कि न ये आया है, न कोई आएगा, न घुसा है, न घुसेगा, और हमारी 1 इंच ज़मीन भी नहीं है। अब ये आप ही पे छोड़ देते हैं कि रोज़ अखबारों में क्या निकलता है कि 1 राउंड की बात हुई, 6 राउंड की बात हुई, और प्रधानमंत्री जी जाते हैं, रक्षा मंत्री जी जाते हैं। क्या आप बताइए कि छोड़ दिया चीन ने? अगर चीन को छुड़ाना होगा तो उतना गपबाजी करने के बजाय उतनी ठोस तैयारी करनी होगी जब चीन डरे। इसीलिए तो राफेल मंगवाए हैं। राफेल आ गया सांसद जी आज, क्या है कितनी? देखिए, अभी हम चीन के मुकाबले सामरिक स्थिति में, कैपेबिलिटी में कमजोर हैं, ये मानना पड़ेगा। हम पहले कुछ टाइम लड़ाई न करके किसी तरह से, जिससे अपना स्वाभिमान भी बचा रहे और लड़ाई भी ना हो, और हम अपनी तैयारी करते रहें। जब हम उस मुकाम पर पहुँचे कि हाँ अब चीन को खदेड़ के भगा देंगे, तब हमको वो कदम उठाना चाहिए। रोज ये क्या भारत अभी उस स्थिति में नहीं है? भारत अभी उस स्थिति में नहीं है। देखिए, भारत का सैनिक, भारत का जवान, भारत के अधिकारी बहुत वीर हैं, बहादुर हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के पास है, चाहे वो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन कहिए, चाहे नेवल सबमरीन्स कहिए, न्यूक्लियर सबमरीन कहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, अभी मैं नहीं समझता कि भारत उसके बराबर है। खेल कितना कारगर होगा वो आप लोग देखेंगे, मैं अभी से क्या बताऊं। आपका भी नजरिया, आप देश की सबसे बड़ी पंचायत सांसद हैं, तो आपका नजरिया मायने रखता है। फेल आना अच्छी बात है, हम थोड़ा इससे थोड़ा मजबूत हैं, लेकिन हमको अभी अपने को बहुत मजबूत करना है। तो वो राजनीतिक बिंदु से मजबूत करना है या संसाधन से मजबूत करना है? उस संसाधन से राजनीति तो कर ही रहे हैं। नेतृत्वकर्ता की क्षमता भी तो मायने रखती है। क्या होता है, क्षमता नेतृत्व उसी को विकसित करना है। उसको विकसित करने के बजाय ये टीवी पर हेडलाइन चलाने से अगर ड्रैगन डर गया, चीन डर गया, और वो इमरान कांप रहा है और ये कर रहा है, देखो ये सब चीज़ों को मीडिया को लेकर के चलाने से नहीं काम चलेगा। पहले धीरे धीरे अपने को तैयार करिए, मजबूत करिए, संसाधनों से मजबूत करिए, इकोनॉमी अपनी मजबूत करिए। कभी रखूं मतलब 4% तो आप लोगों से आज नौकरी में रहते के समय बाद जो हमें इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट क्रिकेट स्पोर्ट्स, तो क्ले पिजन मशीन भीतर रखी रहती है, यहाँ है नहीं, अभी देखा नहीं होगा थोड़ा। एक बार हमने बनारस में यहाँ शूटिंग है, एक बार करवाया था। वो तो ऐसे मैनुअल मशीन ऊपर रख करके
टेलीविजन उड़ाते थे